हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। देखिए, हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी फर्स्ट पार्ट की वीडियो तो प्लीज फर्स्ट पार्ट की वीडियो जाकर देखिए। अब जितना भी इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन था उसको भी हम लोग नोट से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टैब्लिश्ड। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्टैब्लिश की गई, स्थापित की गई ब्रिटिश राज के समय। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। अब क्या होना था, अब हर जिले में 2 अदालतें होंगी। इस नई 1772 में न्याय व्यवस्था जो आई थी, तो अब इसमें हर जिले में 2 अदालतें होंगी। एक तो क्रिमिनल कोर्ट मतलब फौजदारी अदालत, और एक सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब दीवानी अदालत। बता देता हूं मैं थोड़ा सा, जिससे डिफरेंस समझ में आ जाए कि क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, सिविल कोर्ट क्या होते हैं, ये उन मामलों को सुलझाते हैं जिसमें जो मामला 2 लोगों के बीच में होता है। 2 ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं या 2 इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, उन 2 के बीच का मामला होता है, उनको सिविल कोर्ट में सुलझाया जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रॉपर्टी वाले मामले होते हैं, ठीक है, मनी वाला कोई मामला है, हाउसिंग का मामला है कोई, या डाइवोर्स वाला कोई भी मामला है, तो ये इसमें 2 लोगों के बीच में, 2 पक्ष के बीच का मामला होता है, ठीक है। तो या फिर किसी चाइल्ड की कस्टडी का मामला है कि आखिर वो किसके साथ में रहेगा, ये सारी भी चीजें होती हैं, ठीक है। और जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट को देखा जाता है कि वो एक जो भी ऑफेंस हुआ है वो एक समाज के साथ में हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कहीं चोरी हो जाती है तो अगर चोरी एक मोहल्ले में एक घर में हुई, इसका मतलब चोर वहां पर है, तो आज उसने इस घर में की, दूसरे घर में भी कर सकता है। तो जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो पूरे देखा जाता है कि वो सोसाइटी के लिए वो है, सोसाइटी के लिए पूरी गलत है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए। तो इसमें कौन कौन से मामले आ जाते हैं क्रिमिनल में आ जाता है, ऐसे कोई मर्डर हुआ, ठीक है, थेफ्ट का कोई मामला है, रॉबरी का कोई केस है, या असॉल्ट का कोई केस है, ये सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस, ये सब क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं, फौजदारी अदालत में। और सिविल कोर्ट भी मैंने समझा दिया। तो 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्टैब्लिश की गई थी। अब आगे देखते हैं। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो पंडित थे और जो मौलवी थे, उन्होंने, मौलवी और जो हिंदू पंडित थे, उनके लिए किसके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे? जो दीवानी अदालतों के मुखिया मतलब यूरोपीय जिला कलेक्टर, मतलब दीवानी अदालतों के मुखिया होते थे सिविल कोर्ट के उस समय, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो उनके लिए कौन कानून बनाता था? उनके लिए कानून बनाते थे मौलवी बनाते थे, और हिंदू पंडित ये सब बनाते थे, ठीक है। ये सब कानून बनाते थे यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए, जो कि सिविल कोर्ट का हेड हुआ करता था। The criminal courts were still under Qazi and Mufti, but under the supervision of the collectors. अब देखिए, ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ पर मुगल राज था। तो मुगल के समय में जैसा कि मैंने बताया भी था कि ये जो काजी होते थे, तो ये एक जज होते थे, ठीक है। तो पूरा डेफिनेशन मैंने लिख भी दी थी। काजी जज होते थे, और जो मुफ्ती होते थे वो मुस्लिम समुदाय के न्यायविद होते थे, मतलब न्याय के बारे में उनको ज्ञान होता था, ठीक है। तो वो कानूनों की व्याख्या करते थे, कानूनों को डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। और काजी इसी जो ये कानून जो डिस्क्राइब करते थे, उसी के बेसिस पर जो काजी होते थे वो अपना फैसला सुनाते थे। तो काजी और मुफ्ती ये मुगल टाइम में हुआ करते थे, और उसके बाद में अब ब्रिटिश राज आ चुका था। तो यही चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर काजी। जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंडर में थे, ठीक है। अभी भी इनको काजी और मुफ्ती के अंडर में रखा गया था, इनसे पूरा दायित्व नहीं लिया गया था, छीन नहीं लिया गया था। लेकिन वो भी कलेक्टर जो होते थे उनकी निगरानी में काम करते थे। कलेक्टर उनको सुपरवाइज करता था, कलेक्टर के सुपरविजन में ये काजी और मुफ्ती काम करते थे। When Warren Hastings went back to England in 1785, जब 1785 में वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्क ने
वॉरेन हेस्टिंग पर, जो कि गवर्नर जनरल यहाँ रह चुके थे, भी फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तो उन पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगा दिया इनके ऊपर, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर, कि मिस गवर्नमेंट जो रही बंगाल की, सही से शासन नहीं किया गया, उसके जिम्मेदार आप हैं, मतलब वॉरेन हेस्टिंग। दिस लेड टू एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, तो इसी के चलते उन पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग, इम्पीचमेंट मैंने आपको समझाया था, महाभियोग का मुकदमा उनके ऊपर चलाया गया, महाभियोग की उनके ऊपर इम्पीचमेंट की कार्रवाई हुई। कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि मुकदमा 7 साल तक चला। तो ये जो मुकदमा इनके ऊपर लगाया गया, ये 7 साल तक चला। इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं 1775 की। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का मौका सौंपा गया। मतलब भारतीय कानूनों को आप एक साथ इकट्ठा करके उसका एक डाइजेस्ट तैयार करने का एक मौका मिला। एनबी हेल हैड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। अब वो जो डाइजेस्ट इन्होंने तैयार किया, जो एक संकलन उन्होंने तैयार किया, उसको एनबी हेल हैड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसके बाद में बाई 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड। फिर देखिए 1778 तक, 1778 तक यूरोपीय जो न्यायाधीशों के लिए, जो यूरोपियन यहाँ पर जजेस हुआ करते थे, उनके लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। ठीक है, जिसमें मुस्लिम लॉज मेंशन्ड थे, उसके लिए भी एक उन्होंने पूरा कंपाइल करके, सब एक जगह इकट्ठा करके वो तैयार कर लिए कानून। ठीक है। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए 1773 में जो एक नया रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत एक नए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जानी थी। ठीक है, मतलब उस समय एक नए सुप्रीम कोर्ट, एक नया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब देखिए कानून व्यवस्था में किस तरह से ये लोग चेंजेस ला रहे थे, क्या चीजें कर रहे थे, वही बताया गया है यहाँ पर कि कहाँ शुरुआत हुई थी इनकी ट्रेड से। यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे कंपनी बनकर, और फिर उसके बाद में किस तरह से उन्होंने पूरे अपना शासन यहाँ पर चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, इसके अलावा वहाँ कोलकाता में इसके अलावा एक कोर्ट ऑफ अपील भी इन्होंने बनाया, मतलब अपीलीय अदालत जहां पर अपील कर सकते हैं। ठीक है, जिसको सदर निजामत अदालत नाम से जाना गया। ठीक है, तो सदर निजामत अदालत की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। अब देखिए, जो भारतीय जिलों में जो कलेक्टर होता था, वो सबसे बड़ा पद होता था। अब देखिए कलेक्टर होता, आपने भी सुना होगा, डीएम को पहले लोग कलेक्टर बोलते थे, अब तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। पहले जो जिले में ये एक प्रमुख फिगर जो होता था, एक सबसे बड़ा पद जो होता था, वो उसको डीएम को कलेक्टर कहा जाता था उस समय। अब देखिए कलेक्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कलेक्टर का मेन काम क्या होगा, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो जैसे टैक्स हो गए, रेवेन्यू हो गए, ये सब इकट्ठा करना, ये सब कलेक्ट करना, इनका कलेक्टर का काम होता था। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जजेस की हेल्प से, पुलिस की हेल्प से, पुलिस के ऑफिसर्स की हेल्प से, और जो दारोगा हुआ करते थे उनकी हेल्प से जिले में जो कानून व्यवस्था है उसको भी बनाए रखना, जिले में लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखना, ये भी काम कलेक्टर का हुआ करता था। फिर देखिए द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच्ड सदर। अब यहाँ पर चैप्टर के सबसे लास्ट में अफ्रीका में जो स्लेव ट्रेड के बारे में भी गिवन है, तो वहीं थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। ठीक है, अफ्रीका में स्लेव ट्रेड जो हुआ करती थी उसके बारे में। द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच्ड सदर्न अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी। ठीक है, जो डच ट्रेडिंग कंपनी, जो डच ट्रेडिंग शिप्स थे, उनके डच ट्रेडिंग शिप्स जो थे वो सदर्न अफ्रीका में, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीका में 17th सेंचुरी में पहुंचे। तो जो डच ट्रेडिंग शिप्स थे, डच व्यापारी शिप्स थे,
वो 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। और फिर सून अ स्लेव ट्रेड बिगैन, जल्द ही वहां पर स्लेव ट्रेड भी शुरू हो गया। बंधक बना लिया जाता था, दास व्यापार इसको कहते थे, स्लेव ट्रेड को। अब इसमें क्या किया गया, पीपल वर कैप्चर्ड, चेन्ड एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट्स। इसमें होता क्या था, लोगों को बंधक बनाकर, जंजीरों में जकड़कर, और जो स्लेव मार्केट्स हुआ करती थी, दास बाजार, उनमें बेच दिया जाता था। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स आए हैं। एक टर्म आया है सवार। तो सवार का मतलब जो मैन ऑन हॉर्सेस, जो घोड़े पर सैनिक हुआ करते थे, उन्हीं को सवार कहते थे। ठीक है, घुड़सवार कह दीजिए आप सीधे। मस्केट, मस्केट क्या होता था, अ हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। ये मस्केट एक भारी बंदूक हुआ करती थी जिसको पैदल सिपाही लेकर चलते थे, पैदल सिपाही इसको यूज करते थे। मैच लॉक, एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्नाइटेड बाई ए मैच। ये मैच लॉक, ये शुरुआती दौर में पहले बंदूक हुआ करती थी जिसमें जो बारूद होता था, बारूद को माचिस से चिंगारी देकर फायर किया जाता था इससे। अब इसमें एक वीर सुरेंद्र साई का भी नाम आया है। तो ये वीर सुरेंद्र साई उस समय बंगाल अब तो वो हिस्सा उड़ीसा में आ गया है। ठीक है, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में एक गांव हुआ करता था, वहां पर ये पैदा हुए थे। ठीक है, लेकिन इनके पिताजी की मृत्यु के बाद में सिंहासन इनको मिलना चाहिए था, लेकिन ब्रिटिश ने इनको सिंहासन नहीं दिया था। तो इन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ बहुत वीरता से लड़ाई की थी। ज़्यादा इनके बारे में क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में भी कहीं नहीं पूछा गया, बस इनका पोर्ट्रेट चैप्टर में आया था और नाम लिखा था, तभी मैंने आपको बता दिया। तो ये भी एक वीर योद्धा थे और इनके फादर की डेथ के बाद में इनको थ्रोन नहीं मिला था और इन्होंने भी मूवमेंट चलाया था अंग्रेजों के अगेंस्ट। इन्होंने भी ब्रिटिश से लड़ाई की थी। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो अलग से बनाऊंगा इस चैप्टर की। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।